Can I hold your hand? Can I hold your hand? कैन आई होल्ड योर हैंड एक खूबसूरत एहसास स्टोरी एंड प्रोडक्शन बाय कोमल अग्रवाल। ये लो बॉस पिस्तौल। नहीं, मेरे सूरज को छोड़ दो। नहीं सूरज, हे भगवान, कोई बचाओ। हेल्प हेल्प। बॉस तुमने ये क्या किया? अब हम दोनों मारे जाएंगे। अब इस लड़की को भी शूट कर दो। ये तो बच गई। लगता है बेहोश हो गई है। चलो अब निकल चलो यहां से। काका जल्दी आओ, सूरज को गोली लग गई है। काका एम्बुलेंस लेकर आओ। क्या? हे भगवान, कैसे हो गया ये सब? तुम लोग कहां पर हो बेटा? घर पर काका, और कुछ मत पूछो, बहुत खून बह रहा है। काका तुम जल्दी चले आओ। मैं बस 2 मिनट में आया बेटी, तुम घबराना मत। सूरज, बहुत दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा। अभी अस्पताल जा रहे हैं हम। तुम्हें कुछ नहीं होगा। रो रो मत मेरी जान। तुम्हारा सूरज तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अगर चला भी गया तो लौटकर तुम्हारे पास ही आऊंगा। नहीं मेरी जान, मैं मर जाऊंगी। हे भगवान, मेरे सूरज की रक्षा करो, उसे बचा लो। बाकी मेरी जान, बात सुनो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अरे ये क्या हो गया सूरज बेटा? सूरज बेटा, तुम ठीक हो ना बेटा? काका जल्दी चलो, काका तुरंत हॉस्पिटल चलो अभी। अरे उठाओ जल्दी, जल्दी उठाओ। जल्दी उठाओ। साथ हमारा छूट गया, भाग्य भी मुझसे रूठ गया। मिलकर देखा जो हमने,
हर वो सपना टूट गया, विधना की काली मेघों ने तुझे ओझल कर दिया। शेखर को अपने बीते जीवन की घटनाएं बताते बताते पाखी का गला भर आता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। बस, बहुत रो चुकी है और नहीं। नहीं शेखर, मैं ठीक हूँ और इनकी आदत है मुझे। जानता हूं आप समर्थ हैं और बहुत बहादुर भी हैं, पर एक बात है, कौन सी बात? आपके आंसू पोंछने का हक नहीं देंगी मुझे आप? हक मांगा नहीं जाता, खुद ब खुद मिल जाता है। अब मैं आपके साथ हूं, आंसुओं को इतनी इजाजत नहीं दूंगा कि आपकी आंखों में आ सके। अगर रोने से मेरा सूरज वापस आ जाता तो मैं अपने खून का कतरा कतरा तक बहा देती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी दुनिया एक रात में ऐसे बदल जाएगी। उस रात जो मेरा सूरज अस्त हुआ तो आज तक नहीं निकला। 3 बरस हो गए उसे गए हुए, मगर लगता है जैसे वो कभी नहीं गया। मेरी रूह में आज भी जिंदा है वो, आज भी जिंदा है। फिर क्या हुआ? मुझे एक एक करके सब बताइए, मैं पूरी बात जानना चाहता हूँ। होना क्या था, सब रिश्तेदार एक एक कर आते चले गए। मैं अपने सूरज को 4 कांधों पर जाता देखती रही, तड़पती रही, चीखती रही, पर मेरे कान जैसे बहरे हो चुके थे। जिस्म की मौत होने पर उसके कातिल को फांसी पर लटका दिया जाता है, पर रूह की मौत पर कोई नहीं रोता। उसके कातिल को कोई सजा नहीं होती, कोई सजा नहीं होती। क्या रवि और उसका साथी नहीं पकड़े गए? सबने अपना बोया काटा, सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड हो गया था। रवि और रॉकी दोनों गिरफ्तार हुए, दोनों को सजा भी हुई। फिर बाद में सुना कि रवि ने जेल में सुसाइड कर लिया और रॉकी भागने की कोशिश में पुलिस की गोली का निशाना बन गया। मुझे उसके बाद बताइए, फिर आपने 3 साल कैसे काटे? आप दिल्ली नहीं गई अपने ससुराल? ससुराल? मेरा दुर्भाग्य यही छत में नहीं हुआ, बहुत लंबी कहानी है। एक और पाखी के भाग्य का सूरज डूब चुका है। दूसरी ओर सदमे से आहत पाखी अस्पताल में बेसुध पड़ी है और फिर से नींद में कुछ बड़बड़ाने लगती है। हे भगवान, मेरे सूरज की रक्षा करो, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। उसकी जान बख्श दो, मेरा सब कुछ ले लो मगर उसे वापस कर दो, उसे वापस कर दो भगवान, उसे वापस कर दो। होश में आओ, फिर वही सपना देख रही हो। ये सच नहीं है भैया, एक बार कह दो। जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं कोई बुरा ख्वाब देख रही हूँ और वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। सूरज आएगा ना भैया, बोलते क्यों नहीं, आएगा ना सूरज? नहीं मेरी गुड़िया, और नहीं, वो वापस नहीं आ सकता। अगर उसके बस में होता तो वो तुम्हें छोड़कर ही क्यों जाता। याद करो, एक दिन भी शादी के बाद वो तुमसे अलग नहीं हुआ।
मैं मर जाना चाहती हूँ भैया, मुझे मर जाने दो। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो मेरा कलेजा चीर कर चला गया है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बस इस तकलीफ से छुटकारा दिला दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जहर दे दो। नहीं मेरी बहन, ऐसे नहीं बोलते। सूरज की आत्मा को इससे बहुत दुख होगा। तुम क्या चाहती हो? वो तुम्हें तकलीफ में देखकर खुद को बेबस महसूस करे? मानता हूं तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है, कभी नहीं भर सकता, मगर इस तरह रोकर तुम उसे रुला रही हो जो सबको हंसाता था। याद करो, एक पल भी अगर उसने तुम्हें उदास रहने दिया हो तो। मैं क्या करूं भैया? वो देखो, वो मेरे पास है, मगर मैं उसे हाथ बढ़ाकर छू नहीं सकती। सूरज, मेरे पास आओ भैया, उसे बोलो ना, सूरज मत जाओ, सूरज मत जाओ, सूरज। अरे आप मत उठिए, आपको ग्लूकोज दिया जा रहा है। तुम मत हिलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उसे बुलाओ भैया, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसे बुलाओ, आपको मेरी जिंदगी का वास्ता। तुम शांत रहो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं इन्हें ग्लूकोज में नींद का इंजेक्शन दे रही हूँ, इससे ये सो जाएंगे। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था भैया, जिसकी मुझे ऐसी भयानक सजा नसीब हुई है? ये सब मत कहो, इससे जाने वाले की आत्मा को कष्ट होता है। तुम मेरी बहादुर बहन हो ना? हाँ भैया, आप ठीक कहते हैं। मैं उसे तकलीफ नहीं होने दूंगी। उसकी रूह पहले से ही बहुत कष्ट में है। वादा करती हूँ मैं आपसे, मैं अब कभी नहीं रोऊंगी। हॉस्पिटल में मीनाक्षी अपने पति प्रशांत से चिढ़ते हुए तीखे शब्दों में बोलती है। देख लिया आपने आपकी बहन के शुभ कदम? ससुराल में जाते ही गोली चल गई, और तो और चली भी उसी की वजह से। बहुत नाज था ना आपको अपनी लाडली बहन पर। अच्छा ही हुआ जो हमारे घर से मनहूसियत टली। अब रहे वो दिल्ली जाकर अपने सास ससुर के पास। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी काली जबान से कुछ भी बोलती जाओ। काली जबान ही सही, पर काली तकदीर नहीं है मेरी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मीना, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मेरी बहन मनहूस नहीं है, यह सब तकदीर का खेल है और कुछ नहीं। और तुम देखना, एक दिन उसकी तकदीर बदलेगी, जरूर बदलेगी। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, कौन बदलेगा उसकी तकदीर? मैं बदलूंगा, और अगर किसी ने भी उसे कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा, समझ लो अच्छी तरह। उधर प्रशांत गया है मसूरी, पाखी को अपने साथ कुछ दिनों के लिए लिवा लाने। इधर देहरादून में रम्या चाची भर रही है पाखी के खिलाफ मीनाक्षी के कान। मैं फिर कहती हूँ मीनाक्षी बहू, ननदिया को सर पे चढ़ाकर मत रखना। और वैसे भी अब विधवा हो गई है वो, तो उसे उंगलियों पे नचाना बड़ा आसान होगा तुम्हारे लिए। अरे रम्या चाची, मैं तो चाहती ही नहीं वो यहाँ आए, पर गया है तुम्हारा बेटा उस मनहूस को लेने। मसूरी के बंगले पर प्रशांत सूरज के मम्मी डैडी का इंतजार कर रहा है, ताकि वो पाखी को अपने साथ कुछ दिनों के लिए देहरादून ले जाने की इजाजत मांग सके। मैं काफी देर से आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था।
तो हो गया ना वेट, अब जाइए यहाँ से। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम लोग अगर हमें थोड़ा सा भी सुकून और चैन देना चाहते हो तो अपनी इस मनोज बहन को लेकर चले जाओ यहाँ से। तुम लोग अभी तक यहीं हो, गए नहीं? बड़े ढीठ हो, वाकई मानना पड़ेगा। मेरे बेटे की जान लेकर भी चैन नहीं आया तुम लोगों को। ये घर मेरी बहन का भी है। सूरज इसे यहीं अपने साथ लाया था। भरे पूरे समाज के सामने शादी हुई है। अभी आपकी घर की बहू है। शादी? कौन सी शादी? हमारे बेटे को बरगलाकर शादी के लिए मजबूर किया था तुमने, और जिसमें माँ बाप शामिल नहीं हुए, ऐसी शादी को ना तो हम मानते हैं और ना ही हमारी सोसाइटी। मगर अदालत तो इस शादी को मानती है ना? नहीं भैया, आपको अपनी बहन का वास्ता, आप इन्हें कुछ मत कहिए। क्यों महेंद्र प्रताप जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमें कोर्ट की धमकी दे सको। मेरे बेटे को अपनी अदाओं में फंसाकर महलों के ख्वाब देखे हैं इसने। रुपए ही तो चाहिए ना तुम्हें, बोलते क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मेरा था मैं उसकी यादें अपने साथ लिए जा रही हूँ। तुम्हारे आंसू बहाने से हमारे दिल नहीं पिघल जाएंगे। हम अपने बेटे के कातलों को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम हमारे खानदान पर एक ग्रहण हो, अभिशाप हो। एक बात समझ लीजिए महेंद्र प्रताप जी, पाखी सिर्फ आपके घर की बहू ही नहीं, मेरी इकलौती बहन भी है, मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं एक पल भी इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आइंदा आपने या आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने इसे मनहूस और अभिशप्ता कहा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आपके और हमारे बीच कोई रिश्ता भी है। अरे जानवर भी अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। पर आप तो दौलत के नशे में इतने डूबे हुए हैं कि आपको अपने सूरज की खुशी फूटी आंख नहीं सुहाई। माफ कीजिए, लेकिन आप सूरज के डैडी कहलाने लायक नहीं हैं। वो तो वाकई सूरज था, सबके जीवन में उजाला करना जानता था। नहीं भैया, सूरज का नाम मत लीजिए, मेरा कलेजा छलनी होता है। हाँ मेरी बहन, मैं जानता हूं, इसलिए तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा, इन समाज के ठेकेदारों के बीच। निकल जाओ यहाँ से। गार्ड, गार्ड, धक्के देकर निकाल दो इन्हें। मैं जा रहा हूं अपनी बहन को लेकर, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जिस तरह आपका बेटा अब कभी वापस नहीं लौट सकता, वैसे अब पाखी भी आपके घर में कभी कदम नहीं रखेगी। मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर ऐसा अन्याय मत कीजिए, मत कीजिए मालिक, मत कीजिए। हाँ हजूर, बहू रानी को घर से मत निकालिए। खामोश, बंद करो अपनी बकवास। तुम लोग क्या चाहते हो? हम अपने बेटे के कातिलों को माफ कर दें? पर इसमें बहू रानी का क्या दोष मालिक? दोष? इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसने हमें हमारे बेटे से अलग किया। ना ही ये उसके साथ ब्याह रच जाती, ना ही हमें अपने जवान बेटे से हाथ धोना पड़ता। हजूर, ये तो भाग का लेखा है, कौन जानत रहा विपत की आंधी ऐसे आएगी और हमार कुल दीपक को बुझाई देगी। ई माँ, बहू रानी का कोनो दोष नहीं हजूर, कोनो दोष नहीं, कोनो दोष नहीं। नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो। पैर की जूती कभी सर का ताज नहीं हुआ करती। मालिक, हम नौकर जरूर हैं पर गुलाम नहीं। हमने आपका नमक खाया है, इस खातिर खामोश रहे, मगर अब पानी सर से ऊपर चला गया है। इस मासूम दिल की हाय लगेगी आपको, हाय। अपनी औकात में रहो, दो कौड़ी के नौकर। महेंद्र प्रताप तुम जैसे एक तो क्या हजारों गुलाम खरीद सकता है। तुम दोनों इसी वक्त निकल जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगा। आखिर मेरे दुर्भाग्य का साया पड़ ही गया ना आप लोगों पर। मैं सचमुच मनहूस हूँ काकी, सचमुच मनहूस हूँ मैं।
नहीं बिटिया नहीं, ऐसे रोते नहीं। जा, हमारा आशीर्वाद तोहरे साथ रही। छोड़ साजन के घर की ड्योढ़ी, छोड़ साजन के घर की ड्योढ़ी, दुल्हन सब बार चली, दुल्हन सब अपनी यादों में, ओ अपनी यादों में, अपनी यादों में पी को बसा कर चली, छोड़ साजन के घर की ड्योढ़ी। हो दिल तड़पा है, आँखें रोई है, पहुँचने वाला अब न कोई है, अब न झाकेगा फिर क्षितिज से वो, किस्मत देखो कैसे सोई है, अपने हाथों, अपने हाथों, अपने हाथों की मेहंदी छुड़ा कर चली, छोड़ साजन के घर की ड्योढ़ी। तो ले आया है प्रशांत पाखी को अपने साथ देहरादून। लेकिन ये क्या, मीनाक्षी को क्यों गुजर रही है ये बात नागवार? वही क्यों नहीं छोड़ा है अपनी बहन को? अब तो वो उस घर की बहू है, विधवा ही सही पर हक तो है उसका। भगवान जाने दोनों भाई बहन को कब दिमाग आएगा। और ये भी मुंह उठाए चली आई। धर्मशाला समझ रखा है सबने मेरे घर को। पता नहीं कब तक मेरी छाती पर मूंग डलेगी महारानी। यहाँ ना आती तो कहाँ जाती? वो लोग तो पहले ही इसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं थे, तो अब क्या रखेंगे? और ये तो आना भी नहीं चाहती थी तुम्हारे इस मिजाज की वजह से। पर जब उन लोगों ने ही हमारी बेइज्जती कर निकाल दिया तो हम क्या करते? उन लोगों के निकालने से क्या होता है? सूरज की जायदाद की अकेली मालकिन है। हंसके से रहती और मामला मीडिया में उछालती तो दोनों सेठ सेठानी को दिन में तारे दिखा देती। लेकिन नहीं, आपकी बहन को तो बस शादी करने की जल्दी थी। सूरज के मरते ही पीठ दिखाकर भाग आई, जैसे वो था ही नहीं कुछ इसका। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। तुम अपनी छुरी जैसी जबान चलाना बंद करो। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। पंकज, पंकज, सर दर्द की गोली लाके दो मुझे। और ये सीने का दर्द तो एक दिन मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। और तुम मीना, चाय बनाओ जरा, मैं जरा आराम करूंगा। और खबरदार जो किसी ने शोर किया तो। समय का पहिया तेजी से घूम रहा है। सूरज को गए 2 महीने बीत चुके हैं। वैशाली अपनी शादी के बाद पहली बार देहरादून अपने मायके आई है। अब चलिए सुनते हैं चलकर दोनों बेस्ट फ्रेंड्स आखिर क्या बातें कर रहे हैं। समय कितनी तेजी से गुजर जाता है ना। अभी कल की ही तो बात थी। तुझे कितनी हंसी खुशी से लाल जोड़े में विदा किया था हमने। और अब किसने सोचा था कि सूरज जीजू के साथ इतना भयानक हादसा हो जाएगा और वो यूं तुझे बीच मझधार में छोड़ चले जाएंगे। सचमुच तकदीर भी कैसे कैसे भयानक मजाक करती है ना हमसे। मेरे लिए तो वक्त जैसे ठहर सा गया है। रोज सवेरा होता है, सांझ ढलती है, पर मेरी जिंदगी का अंधेरा है कि छटता ही नहीं। और भोर की किरण, उसकी तो कोई उम्मीद नहीं। बात सुन पाखी, ये सब नियति का खेल है और कुछ भी नहीं। और मैं तुझसे क्या कहूँ।
जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तेरे पास नहीं थी। मैं इस बात के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं क्या करती यार। हरीश के घर वाले वेडिंग के लिए मेरी फैमिली पर दबाव बना रहे थे। अरे नहीं, मुझे तुझसे कोई शिकायत कैसे हो सकती है वैशु? अगर तू और प्रशांत भैया मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इस दुनिया में ही ना होती। ऐसा मत बोल मेरी जान, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। और सूरज जीजू आज जहाँ कहीं भी होंगे, वहां से तुझे ऐसी हालत में देखते होंगे तो कितना कष्ट होता होगा उनको। हाँ, जानती हूँ, प्रशांत भैया भी यही कहते हैं, पर मैं क्या करूं वैशु? बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं खुद को समझा नहीं पाती। आंसू है कि रुकने का नाम नहीं लेते, और दर्द है कि जाता ही नहीं। बाकी रो मत, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। तेरी जिंदगी के सारे रंग इन आंसुओं में बह गए हैं, पर तू इतना तो सोच कि तुझे इस हाल में देखकर हम सब पर क्या बीतती है। काका, काकी, प्रशांत भैया और पंकज सब तुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं भी तो उन्हीं का मुंह देखकर जी रही हूँ वैशु, वरना ये दर्द मुझे जीने ही नहीं देता। ऐसे तो पागल हो जाएगी तू पाकी। अच्छा सुन, मेरी एक बात मानेगी? मैंने कभी तेरी कोई बात टाली है वैशाली जो आज टालूंगी? देख, मीना भाभी का स्वभाव तो हम सब जानते ही हैं। तू फिर से पढ़ाई क्यों नहीं शुरू करती? वैसे भी शादी से पहले तो तू बीएड करना ही चाहती थी ना। लेकिन तू तो जानती है ना कि प्रशांत भैया हमारे घर में अकेले कमाने वाले हैं, और वो कितनी मुश्किल से हमारे घर का खर्चा चला रहे हैं। फिर ऊपर से उन पर ये बोझ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती वैशु। तुझे इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैंने हरीश से इस बारे में बात कर ली है। लेकिन मैं तुझ पर इतना बोझ नहीं डाल सकती। ऐसा कह के पराया मत कर तू मुझे। लेकिन प्रशांत भैया, वो तो किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करेंगे, और भाभी वो तो चाहती हैं कि मैं जॉब करूं। हाँ तो ठीक ही तो है, इससे तुझे उनके ताने भी तो नहीं सुनने पड़ेंगे। और तुझे सेल्फ डिपेंडेंट भी बनकर दिखाना है। और रही बात प्रशांत भैया की, तो उन्हें उनकी ये छोटी बहन बना लेगी। बात तो तू ठीक कह रही है वैशाली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुझे अपनी जिंदगी की नाव खुद ही किनारे लगानी है। पाखी सीढ़ियां उतरकर आंगन में आती है। हो गई सुबह? कब आई महारानी? मैं तो 10 बजे ही आ गई थी भाभी। वो वैशाली आई है ना अहमदाबाद से, तो उसने खाए बगैर आने ही नहीं दिया। एक फोन नहीं कर सकती थी? जब चाह गए, जब चाह आ गए। मैंने भैया को बता तो दिया था। और ये जो तुम्हारे लिए खाना बनाया था, वो क्या कुत्तों को डाल दूं? भाभी, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? हाँ हाँ, अब तो तुम्हें ऐशो आराम की आदत जो पड़ गई होगी। मेरा बनाया खाना थोड़ी पसंद आएगा। ऐसी बात नहीं है भाभी, आप जानती हैं मुझे आपका बनाया खाना बहुत पसंद है। आप दे दीजिए ना, मैं खा लूंगी। इस घर में पैसों की कदर तो किसी को भी नहीं है। मेरा ही जी जानता है कि मैं कैसे इतने कम में गुजारा करती हूँ। नौकरी वोकरी करनी नहीं है, बस आराम से बैठो और भाई के पैसों पर रोटियां तोड़ो। मैं तो इस घर का काम कर करके पागल हो जाऊंगी। कम से कम बीएड ही कर लिया होता तो नौकरी लग जाती। मैंने फॉर्म भरा तो है, और मैंने वैशाली से एड्रेस भी लिया है एक प्राइवेट स्कूल का। अगर भैया अलाउ करेंगे तो मैं वहाँ जाऊंगी जॉब अप्लाई करने पंकज के साथ। अच्छा, जाओ। जरा ये छत पर कपड़े डाल देना। और हाँ, दोपहर को मुझे रम्या चाची की बहू की गोद भराई में जाना है। तुम मुन्ने को रख लेना और मेहरी से काम करवा लेना। ठीक है, जैसा आप कहें। पंकज द्वारा पाखी के जॉब अप्लाई किए जाने की बात जानकर प्रशांत नाराज होते हुए पाखी से कहता है,
अभी मैं जिंदा हूँ। तुमसे किसने कहा नौकरी करने के लिए? मैं इतना गया गुजरा हूँ जो अपनी इकलौती बहन का खर्च नहीं उठा सकता। पहले शांत हो जाइए भैया और मेरी बात सुनिए। पूरा दिन मैं घर पर बैठे बैठे क्या करूंगी, और वैसे भी दिन काटे नहीं करता। स्कूल जाऊंगी तो मन भी बहलेगा। और क्या आप अपनी छोटी बहन को अपना हाथ बटाने की इजाजत नहीं देंगे? मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम्हारी भाभी की पढ़ाई पट्टी है। सुन रहा था मैं सब। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मैं खुद ही जॉब करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अभी 3 महीने भी नहीं हुए सूरज को गए हो, और ये सब बीएड करना चाहती हो कर लो, मगर अभी नौकरी नहीं। ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे। हर इंसान को अपने बेहतर भविष्य के बारे में सोचने का हक है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का फैसला मैं करूंगा, जिसमें तुम खुश रहो। मैं भी तो सुनूं। आपने अपनी लाडली बहन के बेहतर भविष्य के लिए क्या फैसला किया है? एक तो पहले से ही घर के खर्चे पूरे नहीं पड़ते, ऊपर से अब ये पढ़ाई करेगी तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे? कहीं जॉब कर लेती तो कम से कम ये मुसीबत तो आपके गले न पड़ती। तुम औरत हो कि क्या हो? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती बेचारी पर? अभी सूरज की डेथ को टाइम ही कितना हुआ है, और तुम उसके जख्मों को और कुरीद रही हो। राजरानी बनकर रहती थी वो, पलकों पर बिठा कर रखता था उसे। जब तकदीर पलटा खाती है तो महलों वाले भी झोपड़ी में आ जाते हैं। फिर ये तो झोपड़ों की ही पैदाइश है। ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम कान खोल कर सुन लो। जब तक सूरज की बरसी नहीं होती तब तक पाखी कहीं जॉब नहीं करेगी। खबरदार, जो तुमने उसे मजबूर किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। रात के खाने के समय प्रशांत पाखी को न पाकर उसके कमरे में जाता है। खाना क्यों नहीं खाया मेरी गुड़िया ने? वो भैया तबीयत ठीक नहीं, इसलिए। सब पता है मुझे। ऐसे कितने दिन चलेगा? कभी दिन में एक बार खाती हो, कभी तो पूरा दिन नहीं खाती। अपनी हालत देखो, क्यों उसकी रूह को कष्ट दे रही हो? मुझसे खाया नहीं जाता भैया। जब भी मुंह में निवाला डालती हूँ वो सामने आकर बैठ जाता है। मैं क्यों न मर गई उसके बदले। ये एहसास मुझे जीने नहीं देता कि वो मुझे बचाने के लिए मर गया। तुम्हारे जख्म बहुत गहरे हैं, पर वक्त हर जख्म को भर देता है। थोड़ा सब्र रखो मेरी गुड़िया। जब वो ऊपर वाला इम्तिहान लेता है तो कोई ना कोई बेहतरीन फैसला भी देता है। अब चलो, दोनों इकट्ठे खाएंगे। मीनाक्षी अपनी सास एवं ननद को सुनाते हुए बड़बड़ा रही है। तभी प्रशांत घर में प्रवेश करता है। मोहल्लों की औरतों ने तो ताने मार मार कर जीना ही मुश्किल कर दिया है। जहाँ जाती हूँ वहाँ इसकी मनहूसियत का साया साथ आ जाता है। रमिया चाची तो कह रही थी कि विधवा का साया भी किसी मांगलिक काम में नहीं पड़ना चाहिए। तुम एक काम करो प्रशांत बेटा, हम सबके रहने के लिए कोई दूसरा इंतजाम कर दो। बस हमसे और नहीं सहा जाता। मीना की कड़वी बातें हम तो बर्दाश्त कर भी लेंगे, मगर पाखी का क्या कसूर है? मीना, मीना, आओ इधर। क्या मीना मीना लगा रखा है? मैं कोई नौकरानी हूँ जो सबके इशारों पर नाचूं? भरे होंगे कान आपकी अम्मा जी ने। क्यों अम्मा जी? ये तो चाहती ही है कि मैं इस घर से निकल जाऊं ताकि ये मौत से अपनी बेटी के साथ रह सके। मैं तुम लोगों के रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूँ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेरी बूढ़ी माँ की हालत पर तरस नहीं आता तुम्हें? अब आप भी मुझे ही दोष दोगे? आपकी ये दोनों माँ और बहन घर में मुर्दों की सी सूरत बनाई घूमती हैं। मैं तंग आ गई हूँ। तुम्हें मेरी बहन की सूरत ज्यादा दिन देखनी नहीं पड़ेगी। मैंने उसके उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर फैसला लिया है। फैसला 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 1000 बार सुन चुकी हूँ। आप तो उसके भाई नहीं, भाग्य विधाता हो गए। आज कह ही डालिए, क्या फैसला किया है आपने अपनी इस मनहूस बहन के लिए? चुप करो तुम। मेरी बहन मनहूस नहीं है। अरे जरा इसके आंसुओं पर गौर करो। इसके दिल का खून है।
जो न जाने कभी बहना बंद भी होगा कि नहीं। और सुनो, तुम मेरा फैसला सुनना चाहती हो ना, तो गौर से सुनो। सुनो मेरी बहन, तुम भी सुनो। हेलो फ्रेंड्स, हमारे समाज में रवि और रॉकी जैसे अनगिनत एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो इंसानियत को इंसानियत से अलग करते हैं, जो नोटों के चंद टुकड़ों के लिए किसी की भी जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। अगर हमारी बनाई ये सीरीज आपके इमोशंस को जरा सा भी ट्रिगर कर रही हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले एपिसोड्स को सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो पूरा हो गया है आज का एपिसोड। अब अगले एपिसोड में जानेंगे कहानी क्या लेगी मोड़। तो चलिए अब जानते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने इस एपिसोड को बनाने में दिया है अपना योगदान। वसुंधरा साहू ने किया है मीनाक्षी का रोल, केवल कृष्ण शर्मा ने निभाई है प्रशांत की भूमिका, रजत गर्ग बने हैं रवि, लालचंद शर्मा है रॉकी के रोल में, शंकर काका की भूमिका निभाई है अभय गोयल ने, और राधा काकी के किरदार में है सुदेश शर्मा। माला पांडे कर रही हैं अनंतिता प्रताप का रोल, सुधांशु कुलश्रेष्ठ बने हैं महेंद्र प्रताप, रजनी गर्ग हैं अम्मा के रोल में, अंकिता सिंह ने निभाया है रमैया चाची का किरदार, विकास शर्मा ने निभाई है शेखर की भूमिका, और कोमल अग्रवाल बनी है पाखी। शेखर गुप्ता कर रहे हैं सूरज का रोल, और वैशाली के किरदार में है तनीषा अग्रवाल। गीत के बोल लिखे हैं कोमल अग्रवाल और ओमवीर नावरिया ने, प्लेबैक दिया है सयंतनी दास और कोमल अग्रवाल ने, म्यूजिक दिया है शुभम शाहबादी ने, एपिसोड की साउंड एडिटिंग की है योगेश गोयल और कुश वर्मा ने, वीडियो एडिटिंग की है विकास शर्मा ने, नरेटर की भूमिका में है मैं तनीषा अग्रवाल और मैं ओमवीर नावरिया। धन्यवाद।